हे गाइस, संजीव हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं द पीयरलेस मार्शल स्पिरिट का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। गाइस, मेरी वीडियो अगर आपको ज़रा सा पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को बस अपने एक दोस्त से शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो। पिछले पार्ट के आखिर में हम सभी लोगों ने देखा था कि फैंग भैया कर रहे थे मैडम के बातों पर विचार। फिर थोड़ी देर तक विचार करने के बाद फैंग भैया टूर्नामेंट में भाग ना लेने का सोचते हैं। मैडम भी उन्हें ज़्यादा जोर नहीं देती, लेकिन फिर भी वो उन्हें टूर्नामेंट के बारे में बताने लगते हैं कि टूर्नामेंट में पिछले साल का चैंपियन और रैन यूनियन का भतीजा रैन चैंगलिंग भी पार्ट लेने वाला है। और चैंगलिंग का नाम सुनते ही तो अपने भैया के हावे बदल जाते हैं, क्योंकि चैंगलिंग से भी रैन यूनियन की तरह उन्हें काफी सारा हिसाब चुकता करना था। इसलिए वो तुरंत अपना विचार बदल देते हैं और यूनर से अपना नाम टूर्नामेंट में एंटर करने को कह देते हैं। यूनर मैडम इस बात को मान तो लेती है, लेकिन वो टेंशन में आ जाती है। वो फैंग भाई को बताने लगते हैं कि चैंगलिंग 9th लेवल का इंस्टिंक्चुअल वॉरियर है। फैंग भैया भी यूनर के टेंशन को समझ जाते हैं, लेकिन वो कुछ और भी समझ जाते हैं। वो यूनर की तरफ रुक करते हैं और बड़ी शरारती अंदाज में पूछते हैं, यूनर क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? और ये सुनकर तो मैडम के गाल शर्म से लाल हो जाती है। वो कहते हैं, अरे नहीं, वो बात ये है कि अगर मैंने तुझे ऐसे ही उस मौत के अखाड़े में जाने दिया तो मेरे डैड मेरी अच्छी खासी पिटाई कर देंगे। लेकिन फैंग भैया उनके झूठ को साफ साफ पकड़ लेती है, लेकिन फिर भी वो उसकी और ज्यादा टांग नहीं खींचते और चले जाते हैं प्रैक्टिस करने। लेकिन जानने से पहले वो क्वीनर के लाश के पास जाना नहीं भूलते, और जैसा कि उन्होंने क्वीनर से उम्मीद की थी उन्हें काफी सारा माल मिलता है। लेकिन यहीं पर नहीं रुकते उनकी किस्मत की गारी, उन्हें एक और उपहार मिलता है भारी, जो था एक हाई रैंक स्किल लुमिनस पाम। अब सवाल ये उठता है कि अगर मैडम के पास इतनी पावरफुल तकनीक थी तो वो अपने भैया से हारे क्यों थे? वो असल में बात ये थी कि मैडम अभी तक इस तकनीक को सीख नहीं पाए थे। पर फैंग भैया के साथ तो पूरा अलग ही मामला था। उनके पास था उनका मिरेकुलस गोल्डन फर्नेस, जो उन्हें किसी भी तकनीक को पल भर में सिखा सकता था। वह दूसरा रैन को भी खबर मिल चुकी थी कि क्वीन टपक चुका था, लेकिन मैडम को इससे झाड़ भरी फर्क नहीं पड़ता था। अब भैया आम बात है, जिस नीच औरत को अपनी जान बचाने वालों के जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें अपनी लोगों की क्या परवाह होगी। लेकिन फिर भी मैडम थोड़ी सी गुस्से में थी कि वो क्वीनर की बच्ची उस छोटे से चूहे को नहीं मार पाया। अब मैडम का कौन बताए उस बेचारी पर से क्या गुजरी है, जिसे वो अब छोटा सा चूहा समझ रहे, वो तो अब एक भयानक शेर बन चुका है। मैडम इस बात से पूरी तरह से अनजान थी, इसीलिए तो वो इसे अपने भैया की अच्छी किस्मत समझकर किसी और को उन्हें मारने का भेज देते हैं। लेकिन तब भी उनका नौकर कहता है कि फैंग भैया टूर्नामेंट में पार्ट लेने वाले हैं, और ये सुनकर रैन मैडम सोच में पड़ जाती है, क्योंकि अगर वैसे राह चलते फैंग भैया को मार दे तो हैंगकॉन्ग जरूर कोई बवाल खड़ा कर देगा। लेकिन अगर वो कंपटीशन में मारा जाए तो हैंगकॉन्ग कुछ भी नहीं कर पाएगा। यही सोचकर वो उस नौकरानी से चैंगलिंग को इस बारे में खबर करने को कह देती है। वह दूसरा, अगर अपने भैया को कंपटीशन में पार्ट लेना है तो उन्हें ताकतवर तो बनना ही होगा, और अगर उन्हें ताकतवर बनना है तो उन्हें रिसोर्सेज तो चाहिए होगा। अब उन्हें रिसोर्सेज तो कोई थाली में परोस कर देने नहीं वाले हैं, इसलिए रिसोर्सेज ढूंढने के लिए वो पहुंच चुके थे क्विंसन माउंटेन, और उन्हें वो मिल भी चुका था। लेकिन बदकिस्मती से उनके पीछे ये काला सांप हाथ धोकर पड़ चुका था। ये काला सांप लगभग 3 दिनों तक अपने भैया के पीछे ऐसे पड़ा था मानो खड्डी के पीछे कुत्ता पड़ा हो। जब फैंग भैया सोच ही रहे थे कि इस काले सांप से कैसे अपना पीछे छुड़ाए, तो भी उन्हें एक हाउल सुनाई देती है, हाउल, जिससे वो समझ जाते कि वो किसी और की टेरिटरी में एंटर कर चुके हैं, क्योंकि उनके सामने था एक सफेद भेड़िया। ये सफेद भेड़िया भी उतना ही ज्यादा ताकतवर था जितना ये काला सांप था, यानी कि ये भी एक 6th लेवल इंस्टिंक्चुअल बीस्ट था। सांप और भेड़िया जैसे ही एक दूसरे को आमने सामने देखते वैसे ही वो अपने भैया को छोड़कर आपस में झगड़ने लगते हैं, और फैंग भैया भी मौके का फायदा उठाकर तुरंत ही वहां से फुर्र हो जाते हैं और पहुंच जाते हैं एक पत्थर के पीछे। फैंग भैया ने जो हर्ब चुराया था, मैंने मतलब लिया था, उसमें बहुत ही भारी मात्रा में एनर्जी मौजूद थी, इसीलिए तो वो काला सांप उनके पीछे हाथ धोकर पड़ चुका था। बहरहाल फैंग भैया बिना ज्यादा वक्त गवाए तुरंत ही बैठ जाते कल्टीवेशन करने,
और जैसे ही वो कल्टीवेशन शुरू करते हैं उनका गोल्डन फर्नेस तुरंत ही उस हब को प्योर एनर्जी में तब्दील कर देते हैं और उनके अंदर ही भेजने लगते हैं। देखते ही देखते उनकी पावर बढ़ने लगती है। 2000 पाउंड्स ऑफ पावर, 3000 पाउंड्स ऑफ पावर, 4000 पाउंड्स ऑफ पावर, फिर बूम, एक ही बार में बन जाते 6th लेवल के वॉरियर। लेवल पार करने के बाद वो साफ साफ 6th और 5th लेवल के बीच का अंतर समझ पा रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके हाथ पैरों से कई सारी जंजीरें टूट गई हो और उन्हें काफी हल्का महसूस हो रहा था। जब फैंग भैया अपनी नई नई मिली पावर से खुश हो ही रहे थे तभी उन्हें एक दर्द भरी चीख सुनाई देती है। जब फैंग भैया उस तरफ मुड़ कर देखते हैं तब उन्हें वो सफेद भेड़िया दिखता है जो ये मैच हार चुका था और वो काला सांप ये मैच जीत चुका था। सफेद भेड़िए को घायल अवस्था में देख फैंग भैया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उस सफेद भेड़िए की वजह से आज वो जिंदा है और वैसे भी उस काले सांप ने उन्हें 3 दिन धोबी के कुत्ते की तरह भगाया था तो उनका भी बदला बाकी था। इसलिए अगले पल वो उस पर हमला कर देते हैं और बस पहले हमले में ही वो सांप समझ जाते कि अब है अपने भैया का पल्ला भारी, अब नहीं चलेगी उसकी कोई दादागिरी। वो तुरंत ही वहां से भागने लगता है लेकिन फैंग भैया का कोई इरादा नहीं था उसे वहां से भागने देने का। अगले ही पल वो एक ऊंची छलांग लगाते हैं और ऊपर से अपना पाम अटैक करते हैं और एक ही अटैक में उस सांप की बन जाती है चटनी। यही था अंजाम करने अपने भैया से शैतानी। अपने नई मिली ताकत से फैंग भैया फुल्ली सेटिस्फाइड थे इसलिए वो खुशी खुशी उस सांप के हड्डी और उसकी स्किन पर अपना दावा ठोकते हैं। आखिरकार 6th लेवल के इंस्टिंक्चुअल बीस्ट की बाजार में बहुत ज्यादा कीमत थी। तब भी उनकी नजर पड़ती है उस सफेद भेड़िया पर जो अपनी आखिरी सांस से गिन रहा था। वो तुरंत ही उनके पास पहुंच जाते हैं और उनका सिर सहलाने लगते हैं। आखिरकार ये भेड़िया ही था जिसकी वजह से आज वो जिंदा है। तभी वो देखते हैं कि भेड़िया एक छोटी सी गुफा की तरफ इशारा कर रहा है। फैंग भैया भी उस भेड़िया की आखिरी इच्छा मानते हुए उस गुफा की तरफ जाने लगते हैं और जैसे ही वो वहां जाते हैं उन्हें 3 छोटे छोटे पप्स दिख जाते हैं और जैसे ही छोटे बच्चे से उम्मीद की जाती है अनजान शख्स को देखते ही वो समझने लगते हैं अपने भैया को दहाड़ने काटने लग जाते हैं। उन्हें भगाने के लिए उन्हें करना पड़े जो, लेकिन फैंग भैया कुछ ही देर में उन छोटे छोटे पप्स को संभाल लेते हैं और उन्हें अपने साथ अपने घर ले जाने लगते हैं। लेकिन जब वो वहां से निकल ही रहे थे तब भी अचानक उनके ऊपर हमला हो जाता है। लेकिन फैंग भैया इससे बड़ी आसानी से बच जाते हैं और जिन महाशय ने उन पर हमला किया था वो तुरंत उनके सामने आ जाते हैं और बड़े रुआब से कहते हैं, देख बेचारे चुपचाप उन पप्स को हमारे हवाले कर दे नहीं तो क्या। फैंग भैया भी पलट कर पूछते हैं। तभी उन महाशय का सामने आ जाते हैं और अपनी छत्ती चौड़ी करके बोलते हैं, अब तुझे पता भी है कौन है? सच में अपने भैया को पता नहीं था कि ये महाशय है कौन। तभी वो नौकर बोलता है, अब ये ग्रीनवुड सेक्ट का एल्डर का इकलौता बेटा है ली तेंग यू, इसलिए अच्छे बच्चों की तरह उन्हें झुककर इज्जत दे, नहीं तो। उनकी बात सुनकर फैंग भैया समझ जाते कि ये दोनों कुछ ज्यादा ही हवा में उड़े हैं, लेकिन उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं इन दोनों को जमीन पे लाने की। इसलिए पलक झपकते ही वो पहुंच जाते उस नौकर के पास और उसके कान के नीचे धरकेक दे देते हैं और बस एक ही थप्पड़ में वो नौकर जाता है टपक। फैंग भी सोचने लगता है कि किसने दिया अपने भैया को इतना हक। इसलिए गुस्से से वो तुरंत ही फैंग भैया पर अपना सबसे पावरफुल हमला कर देते हैं। लेकिन फैंग भैया तो उसे ऐसे देखते कि मानो किस पागल को देख रहे हैं और बस अपने एक ही उंगली से उसके हमले को रोक देते हैं और बड़ी आसानी से किसी कचरे की तरह उसे दूर फेंक देता है। ये उन भाई साहब के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी, लेकिन भाई साहब को तो अपनी बेइज्जती याद ही नहीं थी। वो तो फैंग भैया को अपनी फटी हुई आंखों से टुकुर टुकुर देखे जा रहा था। उन्हें तो फैंग भैया की ताकत पर कदापि भरोसा नहीं हो रहा था। एक पल के लिए तो उन्हें ये लगा कि फैंग भैया 8th या 9th लेवल के वॉरियर तो नहीं है ना, लेकिन महाशय का कुछ सोचने या समझने का मौका ही नहीं मिलता क्योंकि अगले ही पल फैंग भैया अपनी लात से उसका हाथ तोड़ देते हैं। इसके बाद जैसे ही फैंग से टपकाने ही वाला था तब भी उन्हें एक जोर की चीख सुनाई देती है, अबे साले छोरे तेरी हिम्मत कैसे उन्हें हाथ लगाने की, अब तो तू गया। जब फैंग भैया मुड़ कर देखते तब उन्हें एक मच्छर देखता है। उस मच्छर को देखते तो ली तेंग उनके चेहरे पर हंसी आ जाती है, लेकिन अगले ही पल वो मिट भी जाती है कि फैंग भैया बिना किसी दया के उसे सीधे टपका देते हैं। ये देखकर तो उस मच्छर की सटक जाती है, इसलिए वो तुरंत अपने भैया पर जानलेवा हमला कर देता है। फैंग भैया भी पलट वार करते हैं और जैसे दोनों के हमले एक दूसरे टकराते हैं दोनों तुरंत ही कई कदम पीछे हट जाते हैं। जिसके बाद तो उस मच्छर का वैसा ही रिएक्शन था जैसा तेंग लियू का था। वो भी फैंग भैया को अपनी फटी हुई आंखों से घूर घूर कर देख रहा था क्योंकि उन्हें भी फैंग भैया की ताकत पर कदापि भरोसा नहीं हो रहा था।
इन अगले ही पल उन्हें एहसास होता है कि फैंग भैया कोई खास तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं। यही सोचकर उनके मन में लालच जाग जाता है। वो बड़े रौब से कहता है, देख बेछोरे, अगर चुपचाप उस तकनीक को मेरे हवाले कर दे तो मैं तुझे कम दर्दनाक मौत दूंगा, नहीं तो। लेकिन फैंग भैया उसकी किसी भी बातों पर ध्यान नहीं देते। वो एक लंबी छलांग लगाते हैं और आसमान से उस मुच्छर पर अपना पाम अटैक कर देते हैं। और इस बार उन्हें अपने पाम अटैक में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। उनका पाम अटैक ऊपर से नीचे आते हुए ऐसा लग रहा था कि मानो भगवान का हाथ हो। उस हाथ के नीचे पहुंचने से पहले ही उसके प्रेशर से जमीन में दरारें आ जाती है। इसके सामने तो उस मुच्छर का कोई चांस ही नहीं था, इसलिए एक ही पल में उसकी चटनी बन जाती है। उस मुच्छर को निपटाने के बाद फैंग भाई बड़ी शान से जमीन में लैंडिंग करते हैं, लेकिन वो वहाँ पर ज्यादा देर तक रुकते नहीं है। वहाँ पर उन्हें जितना भी लूट मिलता है उन सभी को लेकर वहाँ से तुरंत निकल जाता है। वहाँ से तुरंत ही निकलकर फैंग भैया ने किया था बिल्कुल सही काम, क्योंकि कुछ पल बाद वहाँ पर ढूंढा जा रहा था असली हत्यारे का नाम। अपने बेटे की मौत से तो ग्रिड उड सेक्ट का एल्डर तो गुस्से से बावला हो चुका था। गुस्से से पुकारते वो अपने पास में खड़े हुए आदमी से कहता है, गाजियान, इन दिनों जितने भी लोग यहाँ पर आए थे मुझे उन सभी लोगों की लिस्ट चाहिए। इसने भी मेरे बेटे को मारा है, मैं उसके पूरे खानदान को मिटा दूंगा। ना कहती वो अपने सामने के मौजूद पेड़ के तने को बस अपने हाथों से फाड़ देता है। इससे महाशय की इस ताकत का साफ अंदाजा लग जाता है। दूसरी तरफ इन सभी चीजों से अनजान फैंग भैया की तो मौज कट रही थी, क्योंकि अपने हाथ दिल की हुए लूट से फैंग भैया अब एक छोटे मोटे से बन ही चुके थे और इसके साथ ही साथ उन्हें एक खास तकनीक भी मिली थी। लेकिन बदकिस्मती से ये उनके किसी काम का नहीं था। पर तभी अचानक उन्हें याद आता है कि उनकी हीरोइन भी बिल्कुल ऐसी तकनीक की प्रैक्टिस करते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि उन्हें ये तकनीक किससे देना है। फिर तो फैंग भैया बिना ज्यादा वक्त गवाए बैठ जाते अपना कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने और ऐसे ही देखते देखते बीत जाता 1 महीना। वक्त हो जाता है ग्रैंड टूर्नामेंट का। इस वक्त जगह जगह से आए हुए तरह तरह के लोग सिर्फ एक ही जगह की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे थे। वो था टूर्नामेंट मंच और इस भीड़ में यूनर मैडम भी मौजूद थे, जिसकी सादगी और सुंदरता को देखकर सभी लोगों ने आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे। लेकिन सभी को साफ समझ में आ रहा था कि यूनर मैडम किसी का इंतजार कर रही थी और वो किसके लिए वो तो हमें पता है, पर पब्लिक को इस बारे में पता नहीं था। इसलिए भीड़ में मौजूद उनकी कुछ सहेलियां उनकी टांग खींचने लगती। यूनर, क्या तुम चैंगलिंग का इंतजार कर रहे हो? और चैंगलिंग का नाम सुनते यूनर मैडम का तो सारा मूड खराब हो जाता है, क्योंकि चैंगलिंग अव्वल दर्जे का कमीना और अय्याश इंसान था। इसलिए यूनर को वो कदापि पसंद नहीं था। उनके लिए तो बेस्ट उनके फैंग भैया ही थे। लेकिन पब्लिक को ये बात समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए जैसे ही वो चैंगलिंग को देखती है वैसे वो यूनर को तुरंत उनकी तरफ धकेल देती है। और वह दूसरा चैंगलिंग के मन में भी यूनर को देखकर गर्मा गर्म लड्डू फूट रहे थे। वो मन ही मन बस एक ही बातें सोचता रहा था, यूनर, तुमने पिछली बार मुझे रिजेक्ट करके मुझे बहुत ज्यादा तड़पाया था, लेकिन अब तुम्हें रिजेक्ट करके मैं तुम्हें तड़पाऊंगा। ऐसे ही वो महाशय अपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख ही रहे थे, लेकिन अगले पल टूट जाता है चैंगलिंग का सारा ख्वाब और बदल जाता है उनका ख्वाब, क्योंकि यूनर मैडम उसे तुरंत ही क्रॉस कर देती है और उनके पीछे मौजूद शख्स से बात करने लगती है। क्यों, आखिर तुम्हें इतनी देर क्यों हुई? यूनर मैडम बड़े प्यार से पूछती है। और मैडम जिससे सवाल कर रही थी वो कुछ और नहीं, वो थे अपने फैंग भैया। और यूनर मैडम की बात सुनकर फैंग भैया शर्माते हुए कहते, अरे नहीं, प्रैक्टिस करते हुए मुझे थोड़ी देर हो गई। पर यह सुनकर तो यूनर मैडम गुस्से से मुंह फुला लेती है, क्योंकि प्रैक्टिस करते करते तो वो तो यूनर मैडम को भूल ही चुके थे। और फैंग भैया भी तुरंत उन्हें मनाने लगती है। और पब्लिक तो इस चीज को अपनी आंखें फाड़ फाड़ के देख रही थी। और बेचारे चैंगलिंग, उसकी तो बाजार में इज्जत की थुत्तू हो गई थी। तभी उसके सामने एक शख्स आता है। वो कहता है, सर अब फिक्र मत कीजिए, उसके साथ मेरा पहला मैच है, मैं पहले उसे टपका दूंगा। ये सुनकर चैंगलिंग अपना गुस्सा थोड़ा शांत करवाता है और उसे घूरते हुए कहता है, देख, अगर तूने पहली बार में उसे नहीं टपका तो। और चैंगलिंग की धमकी सुनकर बेचारा सहम जाता है। तो बेचारा मनी मन बस एक ही बात सोच रहा था कि क्यों वो मदद करने के लिए उनके आगे आया था। वह दूसरा फैंग भैया और यूनर पहुंच चुके थे हैंगकांग के पास। और फैंग भैया को 6th लेवल पर देख हैंगकांग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते, इसलिए वो उसे तकनीक देता है। और उस तकनीक को देखकर तो अपने भैया की आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि उनके पास डिफेंसिव स्किल तो था, लेकिन उनके पास कोई अटैकिंग स्किल नहीं था। ये था एक हाई ग्रेड येलो रैंक स्किल, रेन एंड पेटल स्वॉर्ड्समैनशिप।
मैच के लिए अब 20 मिनट्स ही बाकी थे, इसीलिए तो फैंग भैया बिना ज्यादा वक्त गवाए अपनी कल्टीवेशन फर्नेस की मदद से चालू कर देते उसे प्रैक्टिस करना। और फैंग भैया को इस तकनीक की अभी प्रैक्टिस करते देख हैंगकांग के तोते उड़ जाते हैं। वो पूछते हैं, अबे तू खुद पागल है या मुझे पागल समझ रहा है? हाँ? लेकिन यूनर मैडम को तो अपने भैया पर पूरा विश्वास था। वो कहती है, डैडी आप मेरे बॉयफ्रेंड को कम तराक रहे। हाँ। और बस यूनर की बातें सुनकर तो हैंगकांग के तोते उड़ जाते हैं। और जितनी देर में वो दोनों बात कर ही रहे थे उतनी देर में फैंग भैया की प्रैक्टिस पूरी हो जाती है। जिसे देखकर हैंगकांग की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो तुरंत पूछते हैं, अबे क्या तुझे प्रैक्टिस कर लिया? फैंग भैया को पता था कि हैंगकांग को चाहकर भी वो विश्वास नहीं दिला सकता, इसलिए वो धीरे से कहते हैं, अरे नहीं मैंने तो बस इसकी बेसिक्स प्रैक्टिस की है, अभी तो बहुत लंबा सफर तय करना बाकी है। पर फैंग भैया की यही बात काफी था हैंगकांग को शॉक और यूनर मैडम को खुश करने के लिए। इसके बाद फैंग भैया उस तकनीक को यूनर को गिफ्ट कर देते जिस तकनीक को उन्होंने ग्रीन उड से लूटा था। इसे पाकर यूनर मैडम बहुत ज्यादा खुश थी। इसके बाद फैंग भैया सीधा चले जाते कंपटीशन की तरफ, लेकिन हैंगकांग तो बस अपने भैया को बस एकटक देख के ही जा रहा था, क्योंकि फैंग भैया भी लग रहे थे उन्हें उतने ही बड़े ब्लास्टर जितने की थे उनके मास्टर। गाइस आज के लिए बस इतना है, इससे ज्यादा तो मैं आपको सुना नहीं पाऊंगा। तो गाइस आपको क्या लगता है क्या होगा आगे, जानने के लिए देखते रहिए आप मेरी इस कहानी को द पियरलेस मार्शल स्पिरिट। गाइस मेरी वीडियो अगर आपको जरा से पसंद आती है तो प्लीज आप मेरी वीडियो को बस अपने एक दोस्त से शेयर जरूर कर देना। तो चलिए आज के लिए विदा लेता हूँ आपसे।